बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करना है और इसमें हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए दोनों के एलिमेंट्स को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। और इसमें जो है ना आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट में जो आ जाते हैं एलिमेंट्स टोटल आ जाते हैं वो आपके पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, मीन हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं मीन के अल्कली मेटल्स, और फिर उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स प्रेजेंट हैं और इसके अलावा हीलियम भी इनमें शामिल है। वैसे तो हीलियम को हम ग्रुप 8 से के ऊपर रखते हैं मीन के नोबल गैसेस के साथ, लेकिन जो है वो भी इनमें शामिल है क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो आप लोगों के पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाता है, मीन के फर्स्ट ग्रुप के मेंबर सारे और सेकंड ग्रुप के, और इसके अलावा यहाँ से हीलियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में होते हैं, तो इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग जी स्टडी करेंगे अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मीन के ये वाला पोर्शन हम स्टडी करेंगे। हम हाइड्रोजन और हीलियम को स्टडी नहीं करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे मेटल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है और हीलियम भी गैस है, मीन के मेटल्स को स्टडी कर रहे हैं, नॉन मेटल्स को स्टडी नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम आज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम को स्टडी करेंगे। तो वैसे अगर जनरल ट्रेंड आप देख लें, जो हमारा पोर्शन है जिसको हमने आज स्टडी करना है, इनको अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनका जनरल ट्रेंड देख लें तो पीरियोडिक टेबल में जब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, सारे ट्रेंड्स बता दिए थे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रेशन एनर्जी, तकरीबन सब कुछ ही हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा आप लोगों को अगर रिवाइज़ करवा दूँ तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर, तो पीरियड्स के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे इस साइड पे हम मूव कर रहे होते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इंक्रीज़ करता जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चारों जो हैं इनका ट्रेंड अगर हम देखें तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती हैं पीरियड के अंदर। इट्स मीन कि हमारे पास जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनका साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। अच्छा, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो जनरल ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह का, तो वो ये है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं क्योंकि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, साइज़ पे भी डिपेंड करती हैं ये सारी वैल्यूज़, और ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साइज़ पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। इसके अलावा चार्ज पे भी डिपेंड कर रही होती हैं, बाइंडिंग फोर्सेस पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो आप लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जनरली मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो देना चाह रही हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में। और इसके अलावा जी नेक्स्ट देखें हम, तो जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ वेरिएशन आ जाती हैं। ग्रुप 4th यानी 14th ग्रुप तक जाके जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और आगे जो है उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आज अपने जो स्पेसिफ़िक हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और सबसे पहले हम यहाँ पे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हम उसी के अकॉर्डिंगली अपने चैप्टर की तैयारी स्टार्ट करें। अच्छा जी, स्क्रीन पे आप लोगों को अल्कली मेटल्स के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम इट्स एटम इज़ नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, द कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट्स, कैल्शियम और सोडियम के जो नाइट्रेट्स होते हैं और सल्फेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं कैल्शियम और सोडियम के नाइट्रेट्स और सल्फेट्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप
कर दें, ये हमारे इस चैप्टर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। पीरियोडिक टेबल में हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मीन कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो एबिलिटी होती है, तो हमें पता है कि चूँकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, तो साइज़ के इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है इंक्रीज़ करता है। मीन के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ईजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं जब हम पीरियड के अंदर, तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है। मेटेलिक करैक्टर को भी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की तरह ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये ठीक कीजिएगा, एट कैथोड बिकॉज कैथोड सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के दौरान मेटल्स जो हैं वो कैथोड पे क्यों डिपॉजिट होती हैं? क्योंकि मेटल्स को जो है वो कैथोड क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन सप्लाइज कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शंस गिवन है उनमें से ये ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा? वाशिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है? वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है जी Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। मीन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है ये आपके पास वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा इज़ प्रिपेयर्ड इन विच सेल? डाउन सेल और नेल्सन सेल। कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा को हम डाउन सेल या फिर नेल्सन सेल के अंदर प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल कह लें आप या मेटल कैटाइन कह लें जो पाया जाता है वो है जी कैल्शियम आयन, Ca2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। हमारी बॉडी में Ca2 पॉजिटिव आयन जो है वो मेटालिक कैटाइन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद द कैल्शियम, ये हो गया क्वेश्चन पीछे अल्कली मेटल्स में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स गिव सेम टेस्ट विद लिटमस। तो ये आपके पास मैग्नीशियम आ जाता है इसमें। मीन के मैग्नीशियम का जो एक्वस सोल्यूशन है ऑक्साइड्स का और क्लोराइड्स का वो लिटमस के साथ सेम टेस्ट देता है। तो ये हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस थे। अब हम अपना चैप्टर देख लेते हैं डिटेल में। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ से मैं रीड करके आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट आ जाते हैं और इनके साथ साथ हीलियम भी शामिल है, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अरेबिक में जो सोडियम और पोटाशियम है इनको पाया गया एशेस के अंदर, प्लांट्स की एशेस के अंदर। मीन के प्लांट की जो राख होती है जब प्लांट्स को जलाया जाता है तो उसमें सोडियम और पोटाशियम को पाया गया, तो ऐश से ये वर्ड निकला है अल्कली, ठीक है। और वैसे हम लोग अल्कली कहते हैं वाटर सोल्युबल बेस को। तो इनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं मीन के अल्कली मेटल्स को, तो ये जो है वो ऐसी बेसिस प्रोड्यूस होती हैं इससे कि जो वाटर सोल्युबल होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इस वजह से भी इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो अल्कली मेटल में फर्स्ट ए वाले सारे मेंबर्स आ जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन को हम शामिल नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है बल्कि नॉन मेटल है। इसके अलावा इनकी जो अच्छा जी यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं। तो इसमें आपके पास ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। इसमें कुछ ट्रेंड्स भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे जब, तो हमारे पास जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एक एक शेल जो है वो बढ़ता जाता है। हर पीरियड में जो है एक एक शेल इंक्रीज़ होता जाता है, तो इस वजह से जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है डाउन द ग्रुप। डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करें तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, मीन पोटाशियम की ज़्यादा होनी चाहिए, सोडियम की कम। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि पोटाशियम की कम होती है डेंसिटी और सोडियम की ज़्यादा। इसकी रीज़न मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बताया आपको कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करते हैं साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। और बाइंडिंग फोर्सेज जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। लैटिस एनर्जी भी डाउन द
ग्रुप डिक्रीज़ करती है, क्योंकि ये चार्ज टू साइज़ रेशो पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों की बात करें तो चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस वजह से ये दोनों जी वैल्यूज़ जो हैं ये भी डिक्रीज़ होती हैं। उसके बाद हम इनकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हीलियम की कन्फिग्रेशन और उसके साथ 2s1, ठीक है। मीन के 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम वाले आ जाएंगे और थर्ड जो है वो 2s1। इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद कीजिएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 में आप 8 प्लस करें तो 11 जो है वो सोडियम का, उसमें 8 प्लस करें तो 19, पोटाशियम का 18 प्लस करें तो रुबिडियम का 37 आ जाता है और सीजियम का 55 एंड देन फ्रांशियम का 87। तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इनकी जो कन्फिग्रेशन है, हीलियम 2s1 जो है ये आपके पास लिथियम की है, नियॉन 2s1 3s1 जो है सोडियम की है, आर्गोन 4s1 पोटाशियम की, क्रिप्टॉन 5s1 रुबिडियम की, जीनॉन 6s1 सीजियम की एंड रेडोन 7s1 जो है ये फ्रांशियम की आपके पास आ जाती है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा, इनके पीरियड का नंबर भी पता चल रहा होगा। जैसे लिथियम का पीरियड सेकंड है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन के जो शेल है, इसके टोटल शेल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। जो पीरियड नंबर होता है उतनी शेल्स की तादाद होती है। सोडियम जो है वो 3rd पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके 3 शेल्स हैं। पोटाशियम जो है ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है, इसके टोटल 4 शेल्स हैं। रुबिडियम के 5 हैं और सीजियम के 6 और देन फ्रांशियम के 7 शेल्स हैं, 7 पीरियड से बिलोंग करता है। इनकी जनरल हम कन्फिग्रेशन की बात करें तो जनरल इनकी कन्फिग्रेशन होती है NS1, मीन के N इनका वैलेंस शेल और इनके S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इनकी कुछ मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, इनके सारे कंपाउंड्स के अंदर +1 होती है। आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ये, ठीक है। सारे अल्कली मेटल्स जो है आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है और ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हैं, तो इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन अगर हम रिएक्टिविटी के साथ देखें तो इन्वर्स रिलेशन होता है। मीन की आयनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे कम है तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, ठीक है। और फ्री स्टेट में ये मेटल्स नहीं पाई जाती। इनकी रीज़न भी यही है, फ्री स्टेट में ना पाया जाना, इनकी हाईली रिएक्टिव होना ही इनकी रीज़न है, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम जो है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर 2.4% जो है ये पाई जाती हैं, सोडियम एंड पोटाशियम मेटल्स। और ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मीन के ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। मेटल्स की खसूसियत भी यही होती है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मीन के लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऑपोजिट होता है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी, ठीक है। और सीजियम जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या आप कह लें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखी हैं। लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9 है, पोटाशियम 0.8, रुबिडियम 0.8 एंड सीजियम 0.7 है। इसके अलावा ये जो आपके पास सीजियम के बाद फ्रांशियम आ जाता है ना, इसको यूजुअली हम लोग स्टडी नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करते हैं, किसी और एलिमेंट में या किसी और स्पीशी में इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा देते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ करना पसंद करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, ठीक है। सीजियम जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है सॉलिड स्टेट में, और जो लिथियम है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में सीजियम एंड एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करें तो तमाम जो अल्कली मेटल्स हैं ये सॉफ्ट हैं, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सिवाय लिथियम के। लिथियम जो है ये हार्डर है, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल होता है, ठीक है। लार्ज चार्ज डेंसिटी है इसकी लिथियम पॉजिटिव आयन की, और इसका CCP जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। और बाकी सारे जो मेटल्स हैं उनका BCC है, मीन के बॉडी क्यूबिक सेंटर जो है उनका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्लोज पैकिंग की वजह से ही लिथियम का साइज़ बहुत कम होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी
वजह से लिथियम जो है ये हार्डर है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि तमाम जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी सिल्वरी अपीयरेंस होती है, ठीक है, सिल्वरी अपीयरेंस होती है और डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पोटाशियम जो है इसकी डेंसिटी कम क्यों है सोडियम से, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, सोडियम है नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये बात तो हमें समझ आ रही है कि डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं तो मैस इंक्रीज़ करता जाता है, मैस इंक्रीज़ करता है तो इट्स मीन कि डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इट्स मीन कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर डेंसिटी को डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन डाउन द ग्रुप जो है वो मैस का फैक्टर डोमिनेट कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे बेसिकली जो जनरल ट्रेंड चल रहा होता है वो ये होता है कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन जो एक्सेप्शन आई है उसके लिहाज से हम देखें, सोडियम और पोटाशियम को कंपेयर करें तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को हम देख लेते हैं। अगर हम पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। वैसे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और साथ में 4s1, या फिर ओपन करके लिखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है जो कि एम्प्टी होता है। 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने की वजह से वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, जबकि सोडियम में 3d एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इस वजह से सोडियम का वॉल्यूम कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से पोटाशियम की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। तो अब मेरे ख्याल में ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी हम डेंसिटीज़ देख लें सबकी, तो सोडियम जो है इसकी डेंसिटी, लिथियम की डेंसिटी होती है 0.5, ठीक है, और सोडियम की 0.97, पोटाशियम 0.86, रुबिडियम 1.53 एंड सीजियम 1.9 होती है इसकी जो है डेंसिटी, ठीक है। और ये लेस डेंस हैं हमारे पास, ये तीनों लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है वाटर से लेस डेंस हैं, तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। और इनको स्टोर करने के लिए हम इनको वैक्स के अंदर या केरोसिन ऑयल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं पैराफिन ऑयल वगैरह के अंदर जो है वो अल्कली मेटल्स को, मीन कि इन तीनों को, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को हम वैक्स, केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल वगैरह के अंदर जो है इनको हम स्टोर करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये हमारे पास जो हैं केरोसिन ऑयल, वैक्स वगैरह, ये लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन हैं, तो इनके अंदर इनको ईजिली स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये इनके साथ फिर रिएक्शन नहीं करते। आगे हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमने कुछ मिनरल्स के नेम और उनके फार्मूले याद करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रुबीडियम एंड सीजियम आर प्रेजेंट इन पोटाशियम साल्ट्स डिपॉजिट्स। कुछ अमाउंट में रुबीडियम और सीजियम जो है ये पाए जाते हैं पोटाशियम के साल्ट्स डिपॉजिट के साथ, ठीक है। और अब हम मिनरल्स की बात करते हैं। सोडियम के मिनरल्स की बात करें तो फर्स्ट जो मिनरल है इसका वो है रॉक साल्ट, या जिसको हैलाइट भी कहते हैं, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सोडियम का मिनरल है चिली साल्ट पीटर, जिसका फार्मूला होता है NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद जी नेक्स्ट थर्ड सोडियम का मिनरल है नेट्रॉन, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.H2O, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें जो है इसके साथ 1 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ट्रोना नंबर 4 सोडियम का मिनरल है Na2CO3.2 NaHCO3.2H2O, मीन सोडियम कार्बोनेट, और फिर 2 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 5 आपके पास बोरिक्स आ जाता है। इसमें आपका जो बोरिक्स का फार्मूला है Na2B4 और 7.10H2O, जिसको हम टिंकल भी कहते हैं और इसको हम सुहागा भी कहते हैं। और ये आपके पास 5 मिनरल्स हैं टोटल सोडियम के, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा इनके नेम भी और इनके फार्मूलाज भी। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम के बाद पोटाशियम। पोटाशियम के मिनरल्स में आपके पास कार्नालाइट आ जाता है, जिसका फार्मूला KCl.MgCl2.6H2O आ जाता है। सेल्वाइट KCl है इसका फार्मूला। एलोनाइट एलम स्टोन भी जिसे कहते हैं K2SO4.Al2SO4 thrice.4AlOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपके पास एलोनाइट का फार्मूला है। यहाँ पे SO4 थ्राइस है और ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। SO4 थ्राइस है और OH थ्राइस है, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस नहीं है, OH थ्राइस है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोल्युबिलिटी का लैटिस एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से अगर ज़्यादा हो तो फिर कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सोलुबल होते हैं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो तो फिर कंपाउंड जो हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये क्या है ये आप लोगों को पता होने चाहिए, या फिर आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स के कैटाइंस हैं, उनका लार्जर साइज़ होता है,
सबसे लार्जर, ये मैंने अभी आपको बताया था जब हम स्टार्टिंग में मैंने आपको जो जनरल ट्रेंड्स बताए हैं पीरियोडिक टेबल को देखते हुए। तो सबसे लार्जर साइज़ जो होता है वो अल्कली मेटल कैटाइंस का होता है। इनकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होती है और इनकी चार्ज डेंसिटी भी सबसे कम होती है इनके कैटाइंस की। इस वजह से जो है ये ज़्यादा सोलुबल होते हैं और वाटर के अंदर, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो हैं ये वाटर सोलुबल्स होते हैं सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। मीन यहाँ पे आपके बहुत से MCQs कंसेप्ट बहुत से क्लियर हो जाएंगे। मीन बहुत से MCQs को आप आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग ये याद कर लें कि अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स कुछ भी पूछ लिया जाए MCQs में, ये सब वाटर सोलुबल हैं सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। और जो लिथियम आयन होता है इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, स्मॉल साइज़ होती है, तो ये इसकी रीज़न है कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो वाटर सोलुबल नहीं है। इसके अलावा आप लोग याद रखें कि लिथियम का बाइकार्बोनेट जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बाकी जो सारे अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और अमोनियम बाइकार्बोनेट भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा कि बाकी सारे अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और लिथियम बाइकार्बोनेट जो है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिथियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है लिथियम ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करें तो अब इनके हम रिएक्शंस देखेंगे। एयर के साथ अगर हम अल्कली मेटल्स का रिएक्शन देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम को ही डिस्कस करेंगे, फ्रांशियम को नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, रेयर एलिमेंट है। तो लिथियम को जब हम एयर के साथ रिएक्ट करवाएं तो लिथियम का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा Li2O और इसके साथ लिथियम नाइट्राइड भी बनाएगा नाइट्रोजन के साथ मिलके, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल ऑक्साइड है ये कलरलेस सॉलिड होता है। इसके अलावा सोडियम की बात करें तो सोडियम को जब एयर के साथ रिएक्ट करवाएं तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, इसका नॉर्मल ऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, और पारोक्साइड भी बनता है सोडियम का। नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला Na2O और पारोक्साइड का फार्मूला Na2O2, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास कब नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, कब पारोक्साइड बनेगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन के केस में जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर पारोक्साइड बनेगा। अच्छा, इसका जो पारोक्साइड है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड और इसका कलर होता है पेल येलो और ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। अब पारोक्साइड सोडियम का क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ की हम बात करें ना तो पारोक्साइड की और सोडियम आयन की, जो पारोक्साइड आयन और सोडियम आयन का जो साइज़ है वो कंपेरेबल है। जिन आयन्स का साइज़ आपस में, मीन कैटायन और एनायन का साइज़ अगर कंपेरेबल होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड में दोनों कैटायन और एनायन का साइज़ इतना कंपेरेबल नहीं है, मीन के वहाँ पर जो है वो साइज़ का डिफरेंस आ जाता है। और सोडियम पारोक्साइड में बात करें तो कैटायन और एनायन का साइज़ जो है वो कंपेरेबल होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड। और लिथियम का तो बनता ही जस्ट नॉर्मल ऑक्साइड है और इसमें भी साइज़ ही रीज़न है। पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम के तीनों तरह के ऑक्साइड बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पारोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो नॉर्मल ऑक्साइड, पारोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ऐसा तीनों केसेस में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इनके जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं उन तीनों सारे सब के नॉर्मल ऑक्साइड, चाहे वो किसी भी अल्कली मेटल का नॉर्मल ऑक्साइड है, वो कलरलेस होते हैं। पारोक्साइड्स का कलर जो होता है वो पेल येलो होता है और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं उनका कलर होता है ऑरेंज येलो, ठीक है, ऑरेंज येलो सॉलिड्स होते हैं। तो पोटाशियम में तीनों ऑक्साइड्स बनते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका सुपर ऑक्साइड होता है क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज़ जो है वो कंपेरेबल होगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऑरेंज येलो सॉलिड होते हैं, इनके सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। रुबिडियम में भी तीनों बनेंगे, नॉर्मल, पार एंड सुपर ऑक्साइड। सीजियम में भी तीनों बनेंगे और कलर इनका जो है इनका स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो सुपर ऑक्साइड होगा और कलर ऑरेंज येलो होगा। तो यहाँ पे कलर वाली बात से हमें ये बात समझ आ रही है कि कलर जो है वो ऑक्साइड आयन की वजह से है, मीन ऑक्सीजन की वजह से है। तो यहाँ पे आप देखें तो जो साइज़ है ऑक्साइड्स के साइज़ हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं कि सुपर ऑक्साइड जो है उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, पारोक्साइड का उससे कम होता है और नॉर्मल ऑक्साइड का सबसे कम होता है। इनके अगर आप ऊपर देख लें, इनके चार्ज देख लें तो जो सुपर ऑक्साइड है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी, पारोक्साइड की -2 और नॉर्मल ऑक्साइड की जो है ये नॉर्मल पारोक्साइड की -1 होगी
सुपर ऑक्साइड की हाफ होगी, ठीक है, और नॉर्मल ऑक्साइड की 2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की -1/2 और दूसरे की -1/2, तो टोटल -1 ऊपर आई ना ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस केस में आप पर ऑक्साइड में देखें तो 2 ऑक्सीजन है तो एक की -1 और दूसरे की -1, तो मीन के पर ऑक्साइड में -1 है, और नॉर्मल ऑक्साइड में आप देखें तो -2 है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, फिर हम बात करें अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है सीजियम जो सुपर ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, रुबिडियम उससे कम, और पोटाशियम सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल है। और यहाँ पे साइज़ की वजह से ही ये ट्रेंड आता है, कंपेरेबल साइज़ की वजह से, कैटाइन के कंपेरेबल साइज़ हों अगर कैटाइन और एनाइन के, तो स्टेबल होता है हमारा रिजल्टिंग आयनिक कंपाउंड। अच्छा, उसके बाद हम ऑक्साइड्स की जब बात करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं मेटल के ऑक्साइड, ठीक है, अल्कली मेटल के ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड जो है वाटर में डिज़ोल्व होता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम परऑक्साइड जो है ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस और एसिड्स के साथ। और ये जो इनका रिएक्शन होता है ना, मीन वाटर में डिज़ोल्व होने का जो रिएक्शन है, ये लिथियम या सोडियम या किसी भी अल्कली मेटल का मेटल के ऑक्साइड का वाटर में डिज़ोल्व होना, ये कौन सा रिएक्शन होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह का ट्रांसफ़र नहीं होता, मीन ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास बेसिकली ये होता है कि जो ऑक्साइड आयन होता है वो वाटर के साथ मिल के हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, तो मीन बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है और बेसिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है उसको यूज़ किया जाता है ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में। क्यों? क्योंकि पोटाशियम जो सुपर ऑक्साइड है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हम बाहर खारिज करते हैं, कौन सी गैस खारिज कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसने पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना होता है और पोटाशियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ब्रीदिंग इक्विपमेंट में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो इस तरह बढ़ती जाती है, मीन ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स में। उसके बाद वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो मेटल्स का, जब हम अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, मीन कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जो अगर इनका ऑर्डर देखें रिएक्टिविटी का मेटल्स की, तो सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, रुबिडियम उससे कम, पोटाशियम उससे कम, सोडियम उससे कम और लिथियम सबसे कम, ठीक है। और ये रुबिडियम और सीजियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर लेते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखें या हैलोजेंस के साथ रिएक्शन देखें तो इनके हैलाइड्स बनते हैं MCl की फॉर्म में, मीन MX की फॉर्म में। नेक्स्ट हम फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं तो इनके जो हैलाइड्स हैं, मीन इनके जो क्लोराइड्स हैं अल्कली मेटल्स के, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड वगैरह, इनके अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस बना लें, ठीक है, और इनकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है ना लिथियम क्लोराइड की, ये एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है, और बाकी सब के जो क्लोराइड्स हैं उनकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है। ये भी एक्सेप्शन है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। लिथियम क्लोराइड की एक्सो और बाकी सब की एंडो होती है, ये रीज़न भी मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, इनके फ्लेम टेस्ट की बात करें, मीन इनके जो क्लोराइड्स हैं उनका एक्वा सोल्यूशन बना के अगर फ्लेम के ऊपर उसको स्प्रे किया जाए, इनके एक्वा सोल्यूशन क्लोराइड्स के, ठीक है, लिथियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन बनाएं, उसको फ्लेम के ऊपर आप स्प्रे करें, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन बना के उसको, और इसी तरह बाकी सब के, तो कौन कौन से कलर ये देते हैं उस कलर से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लिथियम जो कलर देता है फ्लेम टेस्ट में वो क्रिम्सन रेड कलर है, सोडियम का गोल्डन येलो कलर आता है, पोटाशियम का पेल वायलेट कलर आता है, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है और सीजियम का वायलेट या ब्लू आता है, ठीक है। तो इनके फ्लेम कलर से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लिथियम क्लोराइड की हम बात कर रहे थे तो ये कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड है और ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है और बाकी सारे जो मेटल के क्लोराइड्स हैं वो आयनिक नेचर के हैं, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो उनकी एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अल्कली मेटल्स अगर हम देखें तो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अगर अल्कली मेटल की हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है, मीन के हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम हैलोजन को एक ही ले रहे हैं और अल्कली मेटल्स को चेंज करें, डाउन द ग्रुप लेके जाएं, तो लिथियम का एक हैलोजन ले लें और फ्लोरीन ले लें, लिथियम का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, सोडियम का फ्लोरीन के साथ, पोटाशियम का फ्लोरीन के साथ, रुबिडियम का फ्लोरीन के साथ, तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जो होगा, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो रुबिडियम की है, उससे कम पोटाशियम, दैन सोडियम, दैन
लिथियम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके उलट बात कर लें, मीन के हम अल्कली मेटल को सेम रखें और हैलोजेंस को चेंज करें तो फिर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जस्ट सोडियम का रिएक्शन करवाते जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। उसके बाद जी नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट जो है नाइट्रेट का फार्मूला इनका जनरल होगा MnO3 और ये हीट करने पर डिकम्पोजिशन हो जाती है इनकी। और लिथियम नाइट्रेट जो है ये टूटेगा लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज होगा। और बाकी जितने भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं वो चेंज होते हैं नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में। तो ये डिफरेंस है इनका। लिथियम नाइट्रेट जो है वो चेंज होता है ऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और NO2। बाकी सब जो है वो नाइट्राइट बनाते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्साइड। लिथियम का ऑक्साइड बनता है, बाकी सबके नाइट्राइट बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस तो दोनों में ही रिलीज़ हो रही है ना। लेकिन ये डिफरेंस याद रखना है कि लिथियम ऑक्साइड बनता है और इनके नाइट्राइट्स बनते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करें तो एसिड के साथ रिएक्शन बहुत विग्रस रिएक्शन होता है। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर्मिंग एबिलिटी जो है ये लिथियम की होती है। लिथियम जो स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाता है जैसे LiNH3 4, ठीक है ये, और बाकी अल्कली मेटल जो है वो कम्प्लेक्स नहीं बनाती। रिएक्शन विद स्टाइलिन के साथ रिएक्शन जब हम इनका करवाएं तो ये बनाते हैं मेटेलिक स्टाइलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। मेटेलिक स्टाइलाइड्स साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और लिथियम ये रिएक्शन लिथियम मेटल नहीं देती। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड जब टूटते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो लिथियम ऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर। बाकी मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ये बिहेवियर शो नहीं करते, मीन के वो स्टेबल होते हैं। रिएक्शन विद कार्बन के साथ लिथियम का रिएक्शन करवाते हैं तो लिथियम कार्बाइड बनता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल जो है ये रिएक्शन नहीं देती। उसके बाद रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया के साथ अगर हम इनका रिएक्शन देखें तो ये अमोनिएटेड कैटाइन बनाते हैं और साथ में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं या अमोनिएटेड एनाइंस बनाते हैं, ठीक है। मीन के मेटल का जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ने क्या करना है, कैटाइन में चेंज हो जाना है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देना है। तो यहाँ पे जो कैटाइन है इसका वो भी अमोनिया के साथ मिलके और अमोनिएटेड कैटाइन बना देगा और इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ मिलके अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे मेन बात जो याद रखने वाली है ना वो ये है कि इनके जो जब इनका लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाए जाते हैं तो इनके ब्लू कलर के सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी याद रखने वाली है कि अगर हम मेटल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो इनका ब्लू कलर जो है वो कॉपर ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही दो बातें याद रखने वाली हैं कि लिक्विड अमोनिया के साथ ये ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम मेटल की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो मेटल के जो कैटाइंस हैं वो क्लस्टर बनाना शुरू कर देते हैं, वो आपस में इकट्ठे होना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर अप हो जाएंगे तो कॉपर ब्रॉन्ज कलर हो जाता है और सोल्यूशन जो होता है वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। उसके बाद आयनिक मोबिलिटीज़ की बात करें तो सीजियम जो है एक्वस फॉर्म में सीजियम की सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी है, रुबिडियम आयन की उससे कम, पोटेशियम आयन की उससे कम, सोडियम आयन की उससे कम और लिथियम आयन की सबसे कम एक्वस सोल्यूशन में ड्यू टू स्मॉल साइज़ ऑफ लिथियम आयन। ये जो लिथियम पॉजिटिव आयन है इसका स्मॉल साइज़ होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और हाइड्रेशन के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम बात करते हैं कि इनके आइसोलेटेड आइंस की बात कर लेते हैं, मीन के अभी हमने इनको वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया, हाइड्रेशन से पहले की बात करें तो फिर सबसे कम साइज़ जो होगा वो लिथियम आयन का होगा। लेकिन सबसे कम साइज़ होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल्स इसे सराउंड कर लेंगे और इसका वो जो हाइड्रेटेड आयन होगा उसका साइज़ सबसे बड़ा हो जाएगा, सब अल्कली मेटल से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके साथ बहुत से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। तो इस वजह से जो लिथियम हाइड्रेटेड आयन है उसका साइज़ सबसे बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से उसकी मोबिलिटी जो है वो एक्वस आयन की फॉर्म में सबसे कम होती है। लेकिन अगर हम आइसोलेटेड लिथियम कैटाइन की बात करें तो उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसका आयन सबसे छोटा होता है, साइज़ सबसे छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने रीज़न भी बता दिया कि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में उसे सराउंड कर लेते हैं या इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से वो बल्की हो जाता है, उसका मूव करना मुश्किल हो जाता है, तो आयनिक मोबिलिटी उसकी सबसे कम हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो लिथियम का सबसे ज़्यादा, पोटेशियम का उससे कम, सोडियम का उससे कम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हम इसको जो है वो देख सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर बात करें या हम रिड्यूसिंग करैक्टर के ऑर्डर की बात करें तो गैशियस स्टेट में इनका रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। रुबिडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे कम, सोडियम का उससे कम और लिथियम का सबसे कम। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की फॉर्म में बात करें ना तो लिथियम का सबसे ज़्यादा, रुबिडियम, देन सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम एंड देन सोडियम का। और इनका जो होता है
ये रिड्यूसिंग करैक्टर, उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीन तीनों की वैल्यू तकरीबन सेम होती है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस होगा तो फिर ये वाला सीक्वेंस होगा आपके पास। हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। पीछे हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा के ना वो मेंशन कर दिया था कि हाइड्रोक्साइड के साथ ही इसको कंबाइन करना है, तो आप लोग इसको वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के ज़्यादातर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, बेसिक होते हैं मीन नेचर के, बेसिक नेचर के, सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो वाटर सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, और ये जो है स्टेबल होते हैं हीट पर, मीन टूटते नहीं हैं। लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है इसे अगर हम हीट करते हैं तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। लिथियम ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू लिथियम कार्बोनेट, इस वजह से लिथियम कार्बोनेट की जो है डिकम्पोजिशन होती है और लिथियम ऑक्साइड बन जाते हैं, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड में एनाइन और कैटाइन का साइज़ कंपेरेबल होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। जबकि लिथियम कार्बोनेट में देखें तो लिथियम का साइज़, लिथियम आइन का साइज़ बहुत छोटा होता है और कार्बोनेट आइन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाते दोनों कैटाइन और एनाइन आपस में मिलके। सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है जिसे हम वाशिंग सोडा कहते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन लेके उसे अगर हम 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो फिर ये वाशिंग सोडा में चेंज हो जाता है, और अगर इस टेम्परेचर 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं तो फिर ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट .H2O में चेंज होगा, ठीक है। मीन के इसमें जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जस्ट 1 मॉलिक्यूल होगा। और अगर हम जो है वाशिंग सोडा जो हमारे पास है, वाशिंग सोडा जो है अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए हवा में रख देते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3.H2O। मीन पहले 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो अब जो है वो 1 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा अगर ज़्यादा देर के लिए इसे एयर में रखा जाए तो। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ बेसिक। सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, और सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास सल्फ़ेट्स आ जाता है। तमाम सल्फ़ेट जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। और अगर हम अल्कली मेटल्स के जो सल्फ़ेट्स हैं उनका कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हीट करते हैं तो हमारे पास सल्फ़ाइड बनते हैं इनके, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। लिथियम के अलावा जो बाकी सारे मेटल अल्कली मेटल के सल्फ़ेट्स हैं, इनका अगर हम ट्राई पॉजिटिव जो मेटल्स हैं हमारे पास, मीन के आयरन, क्रोमियम या एल्युमिनियम वगैरह हैं, उनके सल्फ़ेट्स के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास इनके डबल साल्ट्स बनते हैं। यानी कि ये आपके पास एक है अल्कली मेटल का साल्ट, फिर जो है वो जो आपके पास आयरन, क्रोमियम या एल्युमिनियम जो कि ट्राई पॉजिटिव कैटाइंस हैं उनका साल्ट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास डबल साल्ट्स बनाते हैं बाकी सारे। लेकिन लिथियम जो है ये डबल साल्ट नहीं बनाता, ये याद रखिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम की बात करें, लिथियम का जो डिफरेंट बिहेवियर है अपने ग्रुप मेंबर्स से, तो वो क्यों होता है? वो ड्यू टू स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी और लेस आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके अपने फैमिली मेंबर से? लेस मेटालिक करैक्टर शो करता है लिथियम मेटल, और इसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू लो साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एनर्जी। और ये इसके कंपाउंड ज़्यादातर कोवैलेंट नेचर्स के होते हैं, बाकी सब के आयनिक होते हैं। लिथियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, स्टेबल नहीं होता। लिथियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, रीज़न पहले बता दिया। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है ये सोल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सबके बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, बाकी सारे जो हैं वो ऑक्साइड नहीं बनाते। और इसके अलावा लिथियम के साल्ट्स जो होते हैं वो हाई चार्ज डेंसिटी रखते हैं, इस वजह से लेस सोल्युबल होते हैं वाटर में, और स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाता है लिथियम। LiNH3 जो है ये आपके पास एग्जांपल आ जाती है। फिर हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास है सेकंड पीरियड, ठीक है, और फिर है थर्ड पीरियड। अच्छा, अब हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें और फिर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें, तो याद रखिए कि ये जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आए। जो लिथियम है ये रिलेशन शो करता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, ये इस तरह से एक तिरछा रिलेशन, डायगोनल का मतलब होता है तिरछा। मीन के जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने से नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर से, मीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, लेकिन अपने ग्रुप के नहीं, अपने से नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से जो है वो रिलेशन शो करता है, मीन के ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ शो करता है, तो इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप शो कहते
कहते हैं, ठीक है। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ, मीन ये सेकंड पीरियड का मेंबर है और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है, लेकिन उससे नेक्स्ट ग्रुप का है। तो ये दोनों आपस में डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, कार्बन फास्फोरस के साथ, और इसी तरह नाइट्रोजन सल्फ़र के साथ। लेकिन आगे जो है ये ट्रेंड थोड़ा कम होता जाता है, ज़्यादा नुमायाँ जो है वो इस तक होता है, मीन बोरोन तक, या हम कार्बन तक कह सकते हैं कि यह ज़्यादा नुमायाँ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ और नाइट्रोजन का सल्फ़र के साथ, ये जो एक टेढ़ा सा रिलेशनशिप है, ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं सेकंड पीरियड वाले थर्ड पीरियड वालों के साथ अपने से नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ, इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो सेकंड पीरियड वाले मेंबर्स हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इनको हम कुछ और नाम देते हैं और थर्ड पीरियड वालों को कुछ और नाम देते हैं, ठीक है। वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप की आप लोगों को समझ आ गई। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो लिथियम की और मैग्नीशियम की क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्यों ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं? इसकी रीज़न ये है कि इन दोनों का साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये अपने ग्रुप मेंबर्स की बजाय अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सिमिलरिटी शो नहीं करते जितना कि आपस में एक दूसरे के साथ शो करते हैं। तो इनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ये लेस रिएक्टिव हैं, रिएक्ट स्लोली विद वाटर, और ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाते हैं, और साथ में अगर इनके नाइट्राइड्स को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, और अमोनिया गैस जो है वो रिलीज़ होती है। इसके अलावा ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, बाकी जो है वो पैरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा लेस सोलूबल होते हैं वाटर के अंदर, उनको जब हम हीट करते हैं, रेड हीट करते हैं, तो तब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, और बाकी साल्ट्स भी, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स भी और बाकी साल्ट्स भी। और लिथियम का कैटाइन और जो मैग्नीशियम का कैटाइन है ये हाइड्रेट्स भी बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 3-4 जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर करते हैं कास्टनर केल्नर सेल में, ठीक है। कास्टनर केल्नर सेल के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। नेल्सन या डायफ्राम सेल में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के ज़रिए हम वाशिंग सोडा को भी प्रिपेयर करते हैं और बेकिंग सोडा को भी प्रिपेयर करते हैं। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम आयन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि जो सोडियम आयन है ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर या फिर बाकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर, जबकि जो पोटाशियम आयन है ये प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, और ये मोस्ट अबंडेंट कैटाइन है विद इन सेल फ्लूइड्स, और ये इन मीन के बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। तो ये पोटाशियम आयन और सोडियम आयन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद हम डाउन सेल की बात करते हैं। तो डाउन सेल में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एमसीक्यूज़ के लिहाज से। डाउन सेल में हम किस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं? सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और डाउन सेल में जो हम कह लें कि इनपुट के तौर पे हम क्या चीज़ लेते हैं? फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं उसकी, तो सोडियम मेटल हमें ऑब्टेन होती है। बेसिकली सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए डाउन सेल को यूज़ किया जाता है। साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो सोडियम क्लोराइड का है, फ्यूज सोडियम क्लोराइड का, वो होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को एज अ फ्लक्स यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और एनोड जो होता है ना डाउन सेल के अंदर, वो ग्रेफाइट का लिया जाता है, उस पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। कैथोड जो होता है कॉपर या आयरन का लिया जाता है, उस पर सोडियम लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होती है। 99.9% प्योर जो है सोडियम मेटल को यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, और ड्राई क्लोरीन हासिल होती है। इसमें मेटेलिक फोक जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल की बात करते हैं तो इसमें ब्राइन को एज एन इनपुट लिया जाता है। ब्राइन होता है कंसनट्रेटेड एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें ऑब्टेन होता है, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। कैथोड यू शेप्ड होता है, स्टील का बना हुआ होता है, परफोरेटेड होता है, और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। एनोड जो होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है, रॉड होता है, रॉड की शेप में, और क्लोरीन गैस हमें एनोड पे हासिल होती है। और इसके अलावा कैथोड कंपार्टमेंट में से हमें 11% NaOH हासिल होता है और 16% NaCl। तो ये जो हमें सोल्यूशन मिला इसके साथ वाटर भी शामिल होगा, ठीक है। तो इसको जब हम इवेपोरेट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है ये लेस सोलूबल होने की वजह से क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, और बाकी जो सोल्यूशन होगा उसको हम फिल्टर करेंगे, तो फिल्ट्रेशन से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को वहाँ से रिमूव कर लेंगे। बाकी हमारे पास बच जाएगा 50% NaOH और 1% उसमें NaCl रह जाएगा, साथ में वाटर भी होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ये जो 50% NaOH है इसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं इस सेल में? ये जो हमारे पास नेल्सन सेल है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इसमें एक प्रॉब्लम तो ये आ सकती है कि क्लोराइड आयन जो है
वो रिएक्शन कर लेता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और इस तरह जो है वो आपके पास हाइपोक्लोराइड आयन बनता है, OCl नेगेटिव क्लोराइड आयन एंड वाटर। तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्लोराइड आयन को लिबरेट हो जाना चाहिए क्लोरीन गैस की फॉर्म में, बजाय इसके कि ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयन बना ले। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि एस्बेस्टॉस का डायफ्राम लिया जाता है। तो इस वजह से जो है हम इस प्रॉब्लम को मीन के इन दोनों के आपस में मिक्सिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। और इस तरह दूसरी प्रॉब्लम ये है हमारे पास, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो 4 आयन्स आपस में कंबाइन होंगे एनोड पे, और वो चेंज हो जाएंगे वाटर में, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। पहले क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो क्लोरीन गैस जो है वो इम्प्योर हो जाएगी, वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं रहेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जाता है कि ब्राइन का लेवल जो है मीन के जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, उसका लेवल एनोड साइड पे थोड़ा सा हाई रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये प्रॉब्लम भी अवॉइड की जा सकती है। तो ये हमारे पास थे जी ग्रुप फर्स्ट है, यानी कि अल्कली मेटल्स, जिनको हमने डिटेल में देखा। अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? अल्कलाइन का वर्ड है, फिर अर्थ का वर्ड है, और फिर मेटल का। अल्कलाइन इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं ना वो अल्कलाइन होते हैं, मीन के बेसिक नेचर के होते हैं। और अर्थ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती हैं। अर्थ क्रस्ट 35 किलोमीटर जो ज़मीन का आप कह लेंगे बैरूनी जो पार्ट है, जो ज़मीन का छिलका है, जो अर्थ का बाहर का छिलका है, ठीक है। स्पेशली ये सिलिकेट्स और एमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनो सिलिकेट्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनको अर्थ कहा जाता है। और मेटल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस वजह से इनको मेटल्स कहा जाता है। तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और नेम की आपको समझ आ गई होगी। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिसको आप बेगम का सर बड़ा के सेंटेंस से याद कर सकते हैं। और जो अल्कली मेटल्स हैं उनको आप वो हाइड्रोजन को निकाल के, वैसे तो हम कहते हैं ना हाली ने की रब से फरियाद, तो लीना की रब से फरियाद भी आप कर सकते हैं वो अल्कली मेटल्स को याद करने के लिए, ठीक है। और इसमें आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाते हैं, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, उसमें 8 जमा किया 4 में आपने, ठीक है। 12 में 8 प्लस करें 20 आ जाता है। नेक्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर मीन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। 20 में आप फिर क्या जमा करेंगे? 20 में आप 18 जमा कर दें तो 38 आ जाता है स्ट्रोंशियम का, और फिर 38 के अंदर आप प्लस कर दें 18 तो 56 बेरियम का आ जाता है। इसमें 32 प्लस कर दें तो 88 जो है वो रेडियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो और मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो ये कि बेरिलियम जो है ये हार्ड है, इतना हार्ड होता है जितना कि आयरन हार्ड होता है, ठीक है। और बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं, लेकिन अल्कली मेटल से ज़्यादा हार्ड हैं। इसके अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बेरिलियम की हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन साथ में 2s2, और सोडियम की आपके पास नियॉन 3s2, और कैल्शियम की आर्गॉन 4s2, और स्ट्रोंशियम की क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम की जिनॉन 6s2 एंड रेडियम की रेडॉन 7s2। और जनरल इनकी कन्फिग्रेशन होगी ns2, ठीक है। और n में आपके पास जो है ये इनका शेल आ जाते हैं 2 3 4 5 6 7, मीन जो इनका मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n को शो करता है। और इनके जो ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही इनका आपको पीरियड नंबर भी बता रहा है। मीन के अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 4th पीरियड से बिलोंग करता है, और इसके शेल्स भी टोटल 4 होते हैं, तो ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनके सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनके सब आयनिक कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और फ्री स्टेट में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है इनकी, और रिएक्टिविटी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली रिलेटेड होती है, पहले भी मैंने आपको बताया। तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, और लेस रिड्यूसिंग पावर होती है इनकी एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। ये ज़्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते। अल्कली मेटल्स जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन कि इनकी सरफेस के ऊपर अगर हम लाइट थ्रो करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, तो वो अपने हायर शेल में चले जाते हैं, और जैसे ही हम वो लाइट के सोर्स को वहाँ से रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में जब वापस आते हैं तो जो उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की होती है वो लाइट या वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो वहाँ से जो है वो मीन के
चमक पैदा होती है एक, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करती हैं, अल्कली मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं। तो इस वजह से हम जो अल्कली मेटल्स में पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम हैं, इनको हम फोटो मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं फोटो मेटल्स? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली एक्साइट हो जाते हैं। फर्स्ट ए वाले जो मेंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हाईएस्ट होती है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से उनका वैलेंस शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो वैलेंस के अंदर वाला शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना मुश्किल होता है, तो इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है, क्योंकि उनके आखिरी शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है और आखिरी से अंदर वाले शेल से थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनका उसको निकालना मुश्किल होता है, तो इनकी थर्ड हाईएस्ट होती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर उस पर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो वैलेंस शेल नहीं रहता, वैलेंस से अंदर वाले शेल में वो होता है और वहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेरिलियम की 1.5 है, मैग्नीशियम की 1.2, कैल्शियम 1 है, स्ट्रोंशियम 1 है, बेरियम 0.9 है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 1.5 जो है वो बेरिलियम की है। बेरिलियम इसी वजह से कोवेलेंट करैक्टर शो करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका कोवेलेंट करैक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, और जो आयनिक करैक्टर है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो बाकी सब जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, बाकी सब जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, तो इनका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, और बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसका आयनिक करैक्टर कम होता है और कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। डेंसिटी की बात करें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो सबसे ज़्यादा डेंस जो है वो रेडियम है, फिर बेरियम है, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ इनकी 5.5, 3.5, 2.64, 1.85 और 1.73 एंड 1.55। तो सबसे ज़्यादा रेडियम की, दैन बेरियम, दैन स्ट्रोंशियम, दैन बेरिलियम। बेरिलियम का यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। वैसे तो बेरिलियम जो है वो बिल्कुल एंड पे आता है ना, और उसके बाद मैग्नीशियम एंड देन कैल्शियम। तो इस ट्रेंड को आप लोग अपने लिहाज से कोई निमोनिक बना के याद कर लीजिएगा। सब जो है ये वाटर से डेंस हैं, सारी की सारी ही अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर से डेंस हैं, तो इस वजह से ये वाटर में सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू किलो जॉल पर मोल में देखें तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट ए मीन के अल्कली मेटल्स, ड्यू टू ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ग्रुप फास्ट ए से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। और चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं चार्ज टू साइज़ रेशो को, और चार्ज टू साइज़ रेशो किसकी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा उस आयन की या उस कैटायन की जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। जैसे एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ज़्यादा, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, दैन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड दैन सोडियम 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑर्डर देखें तो बेरिलियम का साइज़ चूँकि सबसे कम है तो उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, दैन मैग्नीशियम, दैन कैल्शियम, दैन स्ट्रोंशियम, दैन बेरियम, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती अल्कलाइन अर्थ मेटल, रॉक्स के अंदर कैटायंस की फॉर्म में ये पाई जाती हैं, जैसे MgX2 है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाई जाने वाली मेटल है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बिल्कुल क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की तरह होता है। हीमोग्लोबिन में जो है वो जस्ट इनका सेंट्रल एटम जो है उसकी डिफरेंस होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम है तो वहाँ पे आयरन है हीमोग्लोबिन के अंदर। और कैल्शियम जो है ये टीथ्स, बोन्स, सी शेल्स में, एग शेल्स में पाई जाने वाली मेटल है। और इसके अलावा इसके मिनरल्स जो हैं Ca3PO4 ट्वाइस एंड CaF2, ये कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड जो है ये इसके मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बेरिलियम के, दैन कैल्शियम, दैन स्ट्रोंशियम, दैन बेरियम एंड दैन मैग्नीशियम। तो इस ट्रेंड को भी याद रखिएगा। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम को आना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम सबसे लास्ट पे है, तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। इनका जो है इनकी बात करें इन तीनों की, मीन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की, तो इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से इनके स्ट्रॉन्गर मेटालिक करैक्टर हो जाते हैं, इसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। फ्लेम टेस्ट की बात करें तो फ्लेम टेस्ट इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेरिलियम का फ्लेम टेस्ट का कलर होता है इंटेंस वाइट, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों का। इस वजह से मोस्टली कहा जाता है कि ये दोनों जो है फ्लेम टेस्ट नहीं देती ये मेटल्स, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। लेकिन अगर हम देखें तो इनका इंटेंस वाइट कलर होता है फ्लेम टेस्ट में, तो वाइट कलर जो होता है उसको डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता, मीन कि वो वाइट को कलर ही नहीं कहा जाता, तो इस वजह से ये कह दिया जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये फ्लेम टेस्ट नहीं देती। कैल्शियम मेटल ऑरेंज या ब्रिक रेड कलर का फ्लेम टेस्ट होता है इसका मीन फ्लेम कलर, और स्ट्रोंशियम का रेड टू क्रिम्सन हो सकता है, बेरियम एप्पल ग्रीन एंड रेडियम रेड होता है,
ठीक है। उसके बाद जी डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने ज़्यादा अच्छे से जो है वो लिख दिया है, पीछे मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन भी कर दिया था, समझ आ गई होगी कि सेकंड पीरियड वाले जो मेंबर्स हैं उनका थर्ड पीरियड वाले उन मेंबर्स के साथ रिलेशन जो उनके सामने प्रेजेंट नहीं है बल्कि उनसे नेक्स्ट ग्रुप के जो मतलब उनसे जो सेकंड मेंबर है उसके साथ उनका जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेकंड पीरियड वाले मेंबर्स हैं इनको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, इनको हम ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। और जो थर्ड पीरियड वाले मेंबर्स हैं जिनके साथ उनका रिलेशन है उनको हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, तो ये भी याद रखिएगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो बेरिलियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। और ये क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जो कि कंप्लीट ऑक्सीडाइज, बेरिलियम की ऑक्सीडेशन कंप्लीटली नहीं हो सकती नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसके अलावा बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये इनसोलुबल हैं वाटर में। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्साइड जो है ये सोलुबल हैं वाटर में, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और नॉर्मल ऑक्साइड्स ये इनके नॉर्मल ऑक्साइड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। BeO मीन MO, आप नॉर्मली जो मेटल को M से रिप्रेजेंट कर दें तो MO जो इनका जनरल ऑक्साइड हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। और इनमें से ये दोनों जो फर्स्ट टू नॉर्मल ऑक्साइड हैं ये इनसोलुबल हैं और बाकी सारे जो हैं ये सॉलुबल हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक और बात भी अगर कर लें तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये लेस बेसिक होते हैं देन अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। देन अल्कली मेटल ऑक्साइड और लेस बेसिक। इसके अलावा स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है ये पारोक्साइड्स भी बनाते हैं, ठीक है। और 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बेरियम का पारोक्साइड बनता है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होता है, स्टेबल होता है, हार्ड होता है ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, हार्ड ड्यू टू पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। और बाकी सारे ऑक्साइड्स जो हैं ये आयनिक करैक्टर के होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये बेसिक हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये वीकली बेसिक है और बाकी सारे जो मेटल के ऑक्साइड हैं ये स्ट्रांगली बेसिक है, मीन कि इनका बेसिक करैक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो बेरिलियम जो है ये एटमॉस्फेयर में टार्निश नहीं होता, मीन कि इसकी सिल्वरी अपीयरेंस जो है वो ख़राब नहीं होती, डल नहीं होती, जबकि बाकी सारी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो अपनी सिल्वरी अपीयरेंस लूज़ कर देती हैं। और इसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है। ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड, देन पैरोक्साइड एंड देन सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पे एक और बात याद रखें कि अगर हम मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मॉइस्ट एयर में सारी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कार्बोनेट्स बनाती हैं सिवाय बेरिलियम के, ठीक है। सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट्स बनाते हैं सिवाय बेरिलियम के। यहाँ पे मैंने इस साइड पे ये इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और इसके अलावा ड्राई एयर के साथ अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं वो नाइट्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाती हैं, जबकि बाकी सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो ऑक्साइड्स और पैरोक्साइड्स बनाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं ये नाइट्राइड्स भी बनाते हैं अलॉन्ग विद ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन के साथ इनका रिएक्शन देखें ना तो नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा साथ में। और जो इनके नाइट्राइड्स हैं मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम वगैरह के, ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है? अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। और बेरिलियम का जो नाइट्राइड है ये वोलेटाइल होता है और बाकी सारे जो हैं नॉन वोलेटाइल हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एयर के साथ रिएक्शन वाली बात कंप्लीट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स बनाते हैं एट हाई प्रेशर। और मैग्नीशियम का अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम आयोडाइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं लाइक दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो ये इनके थोड़े से डिफरेंट होते हैं रिएक्शंस। बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये रेड हॉट पे भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, मीन कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती ये मेटल। मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो अगर तो कोल्ड में करवा रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर तो हम जो है वो बॉइलिंग वाटर मीन के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर हम स्टीम के साथ करवा रहे हैं तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और प्रोडक्ट यही बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का अगर हम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करवा लेना तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। डिफरेंस क्या आ रहा है मैग्नीशियम में और बाकी सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वाटर के साथ रिएक्शन में? डिफरेंस ये आ रहा है जी यहाँ पे कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है और बाकी सबके हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं। तो ये डिफरेंस ही तो आप लोगों ने याद रखना है। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है। बहुत बार ये बातें रिपीट हो गई हैं, तो ये तो आपके जहन नशीन हो चुकी होंगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बेरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम। मीन डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। साइज़ की बात करें एस ब्लॉक की तो बेरिलियम का सबसे स्मॉल साइज़ होता है। बेरिलियम के कैटाइन की बात कर लें, ठीक है, और सीजियम का सबसे लार्जेस्ट साइज़ होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद सल्फ़र। सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके ये सल्फाइड्स बनाते हैं। नॉर्मल सा रिएक्शन होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई याद करने की बात नहीं है। रिएक्शन विद हैलाइड्स या हैलोजेंस के साथ रिएक्शन जो होते हैं इनके हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात याद रखने वाली कौन सी है कि जो आयनिक नेचर होती है हैलाइड्स की वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। बेरिलियम क्लोराइड सबसे कम आयनिक, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट, देन मैग्नीशियम क्लोराइड का आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, कैल्शियम का उससे ज़्यादा, स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम क्लोराइड। अच्छा फिर हम बात करते हैं सोलबिलिटी की। सोलबिलिटी इन वाटर तो वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा सोलूबल बेरिलियम क्लोराइड, सबसे कम सोलूबल बेरियम क्लोराइड, और ये इनकी आयनिक नेचर की वजह से ही हो रहा है। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये डिज़ोल्व नहीं होती लिक्विड अमोनिया में। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है ये ब्लू सोल्यूशन देते हैं ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अल्कली मेटल वाले में, तो वहाँ से क्लियर हो गया होगा। और अगर हम मेटल की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर। और इस वजह क्योंकि मेटल आयन के क्लस्टर बना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। डार्क ब्लू कलर जो मेटल का होता है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम उसे ज़्यादा देर के लिए रख छोड़ते हैं ड्यू टू मेटल अमाइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, ड्यू टू मेटल अमाइड फॉर्मेशन। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो बेरियम का सबसे ज़्यादा, स्ट्रोंशियम का उससे कम, कैल्शियम का उससे कम और मैग्नीशियम का उससे कम, बेरिलियम का सबसे कम। स्ट्रॉन्ग गैस रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये बेरियम है ड्यू टू लार्जर साइज और ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड जो है ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका रूम टेम्परेचर पे, और बेरिलियम जो है ये sp3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में और नॉन पोलर होगा। तो स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा स्ट्रक्चर, बल्कि यहाँ पे हाँ जी मैंने बनाया हुआ है। तो अगर तो हाई टेम्परेचर पे हम इसे रखते हैं तो ये बेरिलियम क्लोराइड जो है वो डाइमराइज हो जाता है। इस तरह से दो बेरिलियम क्लोराइड आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये क्लोरीन इसके साथ, इस बेरिलियम के साथ, और ये क्लोरीन इस बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब देख लें ठीक से, तो ये डाइमराइज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर, और एट वेरी हाई टेम्परेचर मीन 1200 केल्विन पे ये एग्जिस्ट करता है एज अ मोनोमर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है बेरिलियम की। हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो MOH ट्वाइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी सोलबिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है ग्रुप में ड्यू टू लो लेटिस एनर्जी, हायर आयनिक साइज़, ठीक है। तो ये दोनों रीजंस हैं। इसके अलावा जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और कैल्शियम का भी इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। और इनके जो सैचुरेटेड एक्व सोल्यूशन होते हैं, जो सैचुरेटेड एक्व सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी स्लैक्ट लाइम का वाटर के अंदर, उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड एक्व सोल्यूशन वाटर के अंदर उसको हम लाइम वाटर कहते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो है हम लाइम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का नेम दिया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सस्पेंशन को मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का नाम दिया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक एसिडिटी। और एक सस्पेंशन, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसे हम स्लेक्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं ना, तो स्लेक्ट लाइम की सस्पेंशन को हम कहेंगे मिल्क ऑफ लाइम। वैसे हम इसके एक्व सोल्यूशन को, कंसनट्रेटेड एक्व सोल्यूशन को क्या कह रहे थे, लाइम वाटर कह रहे थे, और इसकी सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ लाइम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो हमने कर ली। उसके बाद कार्बोनेट्स की तरफ आ जाते हैं। मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो MO3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनसोलबल होते हैं वाटर में या फिर स्लाइटली सोलबल होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर, जैसे MCO3 जो है ये डिकम्पोज होगा और MO में यानी कि ऑक्साइड में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। बेरिलियम कार्बोनेट जब टूटेगा, जब इसको हीट करेंगे बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इनकी जो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप,
और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, सिंपल बात है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है तो बेरियम क्लोराइड सबसे बेरियम कार्बोनेट सबसे स्टेबल होगा, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट उससे कम, कैल्शियम कार्बोनेट उससे कम, मैग्नीशियम कार्बोनेट उससे कम स्टेबल और बेरियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा। सोलबिलिटी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोलूबल बेरिलियम कार्बोनेट होगा, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट, देन स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड देन जो सबसे कम सोलूबल होगा वो होगा बेरियम कार्बोनेट। कार्बोनेट ही की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ नहीं करती डाउन द ग्रुप, बाकी इन कंपाउंड्स की भी मीन कार्बोनेट्स के साथ साथ सल्फेट्स और क्रोमेट्स की जो है सोलबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। नाइट्रेट्स की बात करें तो इनके नाइट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ MnO3 ट्वाइस और इनकी सोलबिलिटी इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। सोलबिलिटी सबकी ही इंक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप यूजुअली। आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करने की वजह से लेस स्टेबल होते हैं देन अल्कली मेटल्स, और इनके कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो इसकी सर्फेस को प्रोटेक्ट करता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, फर्दर अटैक नहीं हो सकता, ठीक है, फर्दर रिएक्शन नहीं होता। मीन के बेरिलियम के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। एनॉमलस और पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की बात करें तो इसकी रीज़न क्या है अपने ग्रुप मेंबर से बिहेवियर डिफरेंट शो करने की, तो रीज़न्स वही हैं जो लिथियम की थी, मीन स्मॉल साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना, और इसके अलावा इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। और डिफरेंसेस क्या हैं इसके अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, ये हार्ड है, इतना हार्ड है जितना कि आयरन है, बाकी सॉफ्ट हैं लेकिन अल्कली मेटल से ज़्यादा हार्ड हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके ज़्यादा हैं बेरिलियम के बाकी ग्रुप मेंबर से, मीन बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से। और ये जब वाटर के साथ बेरिलियम का रिएक्शन होता है तो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, इनसोल्युबल कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ये रेजिस्ट करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन को। इसके अलावा ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, इसको अगर हम अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देती। तो रिएक्शन भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बेरिलियम प्लस 2 NaOH इज चेंज इनटू Na2BeO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है ज़्यादातर, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके ग्रुप मेंबर्स वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, डजेंट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर दैन 4, और बाकी जो है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और इसकी रीज़न यही है कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसका साइज़ स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, तो ये दोनों इनके जो क्लोराइड्स हैं वो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं, बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके अलावा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इनकी सरफेस के ऊपर जब ये एयर में या ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हैं ये हार्ड कोटिंग होती है, इनकी मेल्टिंग और सॉलिड्स होते हैं, सॉरी हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो हैं इनके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। उसके बाद जिप्सम की बात करें तो जिप्सम को ये जो है वाइडली पाया जाने वाला मिनरल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। और इसका एग्रीकल्चर में हम रोल देखें तो जिप्सम जो है ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम और सल्फ़र का, और ये कैल्शियम सप्लाई करता है लीच्ड सॉइल को। इसके अलावा सल्फ़र जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिप्सम जो है सल्फ़र भी प्रोवाइड करता है। तो सल्फ़र क्यों इम्पॉर्टेंट है, सल्फ़र की क्या इंपॉर्टेंस है, सल्फ़र जो है इट इज़ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इट इन्फ्लुएंसेस ऑन क्लोरोफिल डेवलपमेंट। इसके अलावा प्लांट लेकिंग सल्फ़र आर पेल ग्रीन, ऐसे प्लांट जिनमें सल्फ़र की कमी होती है उनका पेल ग्रीन कलर होता है। और सल्फ़र जो है रूट सिस्टम पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, उसको भी इंक्रीज़ करता है, रूट सिस्टम को इनलार्ज करता है। इसके अलावा जो है जिप्सम का रोल अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो जिप्सम जो है इसको हम अगर कंट्रोल्ड वे में हीट करते हैं तो ये इसमें से 3/4 और 3/4 वाटर लूज़ होता है और ये चेंज हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसको जो कि हेमीहाइड्रेट है, यानी कि उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होगा उसके साथ CaSO4.12H2O, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं CaSO4 2H2O, और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लूज़ होंगे, ठीक है, अगर हम इसे कंट्रोल्ड वे में हीट करवाते हैं। लेकिन अगर हम जिप्सम को स्ट्रॉन्ग हीट करवाते हैं ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे तो हमारे पास डेड बर्न जिप्सम बनता है, मीन के सारा का सारा वाटर लूज़ हो जाएगा और कैल्शियम सल्फेट बनेगा जो कि डेड बर्न जिप्सम कहलाता है, जो कि एनहाइड्रस होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये क्या होता है? इफ़ इट्स पेस्ट इन वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड 1% एक्सपेंशन इन वॉल्यूम अकर, इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग सर्जरी कास्ट प्लास्टर वॉल्स क्वाइंस एंड स्ट्रेचरी। ये जो हमारे पास होता है ना जिप्सम होता है, जिप्सम का पेस्ट बनाते हैं ना वाटर के अंदर और उसको फिर ड्राई करते हैं 10 to 15 मिनट्स तक, तो उसकी 1% वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, उसका वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो जाती है और उसको फिर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। सीमेंट प्लास्टर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर हम ग्लू को या ऑयल को ऐड कर दें तो इन दोनों के ऐड करने की वजह से उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सीमेंट प्लास्टर कहते हैं। ग्लू या ऑयल्स का यहाँ पे क्या काम है? रिटार्डर का काम है, मीन के सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना इनका काम है। उसके बाद जी हमारे पास है हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर्स। हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर क्या होते हैं? कैल्शियम सल्फेट के अंदर अगर हम एलम या बोरक्स को ऐड करते हैं तो ऐसे प्लास्टर्स जो होते हैं वो बहुत स्लोली उसकी सेटिंग होती है, मीन कि वो हार्ड जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होते हैं, हार्ड फिनिश देते हैं, तो इनको हम हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर कहते हैं। क्या चीज़ ऐड कर दें? एलम या बोरिक्स को ऐड कर दें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वुड पल्प को ऐड करते हैं ना तो उसको यूज़ किया जाता है एज वॉल बोर्ड्स और एंड पार्टीशंस, मीन कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं। जिप्सम इज़ आल्सो यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्री। ये यूजेस बता दिए जिप्सम के। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? क्ले को अगर हम लाइमस्टोन के साथ ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास जो है ना फाइनली एक मैस ऑब्टेन होता है जिसे क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। क्लिंकर को जब हम उसकी कूलिंग करते हैं और उसको फिर फाइन पाउडर में क्रश कर लेते हैं और उसी फाइन पाउडर के अंदर 2% जिप्सम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास जो फाइनली जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। और इसको जो है इसका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग क्विकली एंड इंक्रीजेज सेटिंग टाइम सो इट कैन बी यूज्ड इजीली। तो इसको जो है वो इजीली यूज़ किया जा सकता है, इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। लाइम का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं। ये सॉफ्ट वाइट कंपाउंड होता है, इसको हासिल किया जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास स्लेक्ट लाइम हासिल होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। और ये जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मीन स्लेकिंग ऑफ लाइम का प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसका रिएक्शन ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर एक्सचेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी। रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लाइम का क्या रोल है? इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिक सॉइल एंड इंक्रीजेज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अलावा लाइम का सल्फ़र के साथ मिला के लाइम सल्फ़र स्प्रेज बनाए जाते हैं जिनका फंगिसाइडल एक्शन होता है, और लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है हमारे पास। इसके अलावा कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइम से हासिल होता है। इंपॉर्टेंट फॉर लीव्स डेवलपमेंट एंड इट अक्यूमुलेट्स इन लीव्स इनफ एंड बार्क्स। ठीक है, बार्क्स और लीफ में काफ़ी मिकदार में ये अक्यूमुलेट हो जाता है कैल्शियम, और इसका काम क्या होता है? स्टिमुलेट रूट हेयर एंड रूट सिस्टम डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ये इसकी एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस हो गई कैल्शियम की। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए ना तो फिर हमारे पास प्लांट्स के अंदर बाकी जो मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम और मैंगनीज वगैरह हैं उनकी अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और उनकी ज़्यादा कंसनट्रेशन जो होती है वो प्लांट के लिए हार्मफुल होती है। रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में लाइम का क्या रोल है? लार्जली यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है इसे। यूज़ इन पेपर सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्री। इसे पेपर सीमेंट और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। लाइम और सैंड को अगर हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ऑब्टेन होता है जी कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। और कैल्शियम सिलिकेट जो है इट इज़ बेसिस फॉर ग्लास एंड सिरेमिक्स मैन्युफैक्चर। अच्छा, इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जो ऊपर अभी पॉइंट आपको बताया कि कैल्शियम सिलिकेट ऑब्टेन होता है, तो वो कैसे ऑब्टेन होता है? लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो स्लेट लाइम ऑब्टेन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ऑब्टेन होगा, और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैंड के साथ रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम सिलिकेट और वाटर ऑब्टेन होता है।
ठीक है। बल्कि ये यहाँ पे जो हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, ऊपर वाले में नहीं होंगे। ठीक है। तो जब हम 1 वॉल्यूम सिलेक्ट लाइम के लेते हैं और 3 या 4 वॉल्यूम सैंड के लेते हैं, तो वाटर साथ में वाटर में उसे मिक्स करते हैं, तो हमारे पास लाइम मोटर ऑब्टेन होती है। लाइम मोटर कहते हैं इसे, जिसे हम ऑर्डिनरी मोटर भी कहते हैं। इट इज़ थिक पेस्ट, ये एक थिक पेस्ट होता है और इसको ब्लॉक्स वगैरह और ब्रिक्स वगैरह को इकट्ठा जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड फूड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा लाइम को शुगर और फूड प्रोडक्ट की रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ लाइम जो है, ये एक सस्पेंशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के अंदर, इसको वाइट वाश के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइम और कोक का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में स्टाइलिन प्रोड्यूस होती है। जो स्टाइलिन है, इसको यूज़ किया जाता था आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया है क्योंकि ये पॉइजनस गैस है। ठीक है। और इसके अलावा लाइम को यूज़ किया जाता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स, यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है उसमें 5% वाटर होता है, तो उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और रेक्टिफाइड स्पिरिट को चेंज कर लिया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल में। ठीक है। और जब उसको डिस्टिल किया जाता है लाइम के साथ, तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑब्टेन होता है। यूज़ टू ड्राई अमोनिया गैस की डिहाइड्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला सोडियम NaOH होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और स्लेक्ट लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इनका मिक्सचर को यूज़ किया जाता है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम कास्टिक सोडा के साथ लाइम को ऐड करें, तो फिर हम इसको कहते हैं सोडा लाइम। कास्टिक सोडा और लाइम के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टन गैसेस। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, और ये नोट्स मैंने तकरीबन 3 बार बनाए। एक बार मैंने बनाए तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मुझे वो नोट्स जो हैं वो वेस्ट करना पड़े, फिर दोबारा बनाए और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि लेक्चर बनाने के बाद जो है ना कुछ मिस्टेक्स सामने आई थी, तो मुझे लगा कि अगेन नोट्स बनाने चाहिए। तो ये तीसरी बार नोट्स बनाए, लेकिन जो मैंने पहली बार नोट्स बनाए थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, हालाँकि उसमें कुछ थी चेंजेस करने वाली थी। तो वहाँ से मैंने फिर ये कुछ पेजेस फाड़ के ना अपने न्यू नोट्स के ऊपर जो है इनको पेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इतने प्यारे लिखे हुए मिनरल्स जो हैं इनको फिर मैं वेस्ट कर दूं। तो यहाँ पे ये मिनरल्स मैंने पेस्ट कर दिए। तो ये मिनरल्स के नेम आप लोगों ने और इनके फार्मूले याद करने हैं। सॉरी, बेरिलियम के 2 मिनरल्स हैं, बिराइल एंड क्राइसोबिराइल। बिराइल का फार्मूला होता है Be3Al2SiO3 6 और क्राइसोबिराइल का Al2BeO4। इसके अलावा मैग्नीशियम के आपके पास टोटल 6 मिनरल्स हैं। मैग्नीसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, कार्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O, इप्सम सॉल्ट जो है MgSO4.7H2O, सोपस्टोन या टाल्क जिसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है H2Mg3SiO3 4, और एस्बेस्टॉस का फार्मूला होता है CaMg3SiO3 4। इसके अलावा कैल्शियम के 4 मिनरल्स हैं। कैल्साइड या जिसको लाइमस्टोन कहते हैं CaCO3, और इसके बाद जिप्सम CaSO4.2H2O, ये तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, अभी काफ़ी सारे रिएक्शंस में हमने इसे देखा है। और उसके बाद फ्लोराइड है CaF2, और फॉस्फोराइड है Ca3PO4 ट्वाइस। ये मैंने कैल्शियम वाले टॉपिक में भी आपको बताया, ये दोनों फ्लोराइड एंड फॉस्फोराइड। और स्ट्रॉन्शियम का एक मिनरल है स्ट्रॉन्शियोनाइट SrCO3, और बेरियम का बेराइट है BeSO4। तो ये मिनरल्स हैं, इनके नेम, इनके फार्मूले अच्छे से याद करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने कम्प्लीटली एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर किया है, और मेरी कोशिश थी कि कोई भी पॉइंट जो है इसमें से मिस ना हो, सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जो कि MCQs में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करें और अपनी मेहनत जारी रखें, कभी भी गिव अप ना किया करें, कभी भी ये ना सोचा करें कि हम नहीं कर सकते, या ये ना सोचा करें कि इतना टाइम हो गया, जॉब्स नहीं आई, जॉब्स नहीं आ रही, हालात ख़राब हैं, ये वो फलां बहुत से बहाने जो है ना वो इंसान के माइंड में आ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो है ना हमारा माइंड ही हमें भटका रहा होता है, और कोई हमें डीमोटिवेट करे या ना करे, हमारा अपना माइंड ही हमें डीमोटिवेट कर रहा होता है। तो आपने ख़ुद को खुद ही मोटिवेट करना है, आपने ख़ुद को खुद ही यकीन दिलाना है कि आप कर सकते हैं और हालात अच्छे भी आएंगे। बेशक कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है, और अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि इंसान नाउम्मीद हो। हमेशा जो है वो पुरउम्मीद रहना चाहिए, हमेशा जो है एक अच्छी सोच रखनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए, और जो है ग्रेटिट्यूड के साथ जीना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आपके पास है उसके लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहें,
हर रोज़ रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, उसकी नेमतों को याद किया करें, यकीनन दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और आगे जो है नेक्स्ट डे के लिए सोच के सोया करें कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे जो है हमने ज़्यादा अच्छा काम करना है। अपने साथ कंपटीशन किया करें कि हमने जो आज काम किया है उससे ज़्यादा बेटर वर्जन अपना लेके आना है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।